हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जनरल साइंस के सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री का बायो जो ये सेशन है आपका, जिसमें रेलवे द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज आपका चल रहा है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। अगर बात किया जाए आईटीआई लेवल के, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप स्कोर प्लस ऐप पर रेलवे धाम पटना टीम के साथ निश्चित तौर से जुड़िए। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें रेलवे सीवीटी 2 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप सभी के सामने लाया गया है। इस बुक की खासियत की बात किया जाए, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज और लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो निश्चित तौर से इस बुक को परचेज करिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा दीजिए। अगर बात किया जाए रेलवे धाम पटना के द्वारा, तो डेली आप लोगों के लिए 4 लाइव सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें सवेरे 7 बजे का सेशन बीएससीडी यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेशन आपको पीके साई सर के द्वारा दिया जा रहा है। उस सेशन के तुरंत बाद आपका 8 बजे से मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ग्रुप से संबंधित आईटीआई का सभी ट्रेड, जिसमें आपका फीटर आता है, डीजल आता है, टर्नर आता है, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सभी ट्रेड को आप लोगों को, वेल्डर वालों का, मशीनिस्ट वालों का, इन सभी ट्रेड वालों का आपका 8 बजे का सेशन रेलवे धाम पटना पर अवेलेबल है। उसके तुरंत बाद आपका 9:30 में आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपका एसआर मैम और एम कुमार सर के द्वारा आप लोग के लिए अवेलेबल है। और जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जिस सेशन में भी आप लोग जुड़े हैं, ये पीके साई सर और राघव सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। ये सबका सब सेशन आपका लाइव सेशन रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा में देने का काम करेंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं जी। क्वेश्चन हमारा कहता है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं, आप लोग को बताना है इनमें से एक कौन सा जो है वो जोड़ नहीं है। टखना, कोहनी, घुटना या फिर आपका वर्तन। देखिए टखना जो है ये तो ज्वाइंट है, ये तो हो जाएगा। कोहनी भी आपका ज्वाइंट है, घुटना भी ज्वाइंट है, गर्दन जो है आपका ज्वाइंट नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जिनका सी आ रहा होगा उनका बहुत ही सही आंसर आप लोगों का हो जाए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के सही आंसर है जी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के बिल्कुल ही सही आंसर है। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस प्राकृतिक घटना में सैद्धांतिक विद्युत शामिल होते हैं। बताना है आप लोगों को कि किस ऐसी नेचुरल फेनोमेना है जिसमें आपका चलिए कौन सी ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें आपका बिजली की घटना होती है। देखिए जी, तारे चालक, वर्षा, ओलावृष्टि या फिर आपका बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे जी। 2 का ऑप्शन और लोगों का एक आ रहा है और ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तारित जो घटना होती है, तारित जो घटना होती है वो बिल्कुल निश्चित तौर से इसमें बिजली की परिघटना होती है। स्टैटिक विद्युत शामिल है। यहां से पूछता है कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि स्थिर विद्युत की खोज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज अगर आपसे पूछेगा तो बताइए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी। जल्दी से आप लोग बता देंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग बता देंगे। अगर बात किया जाए जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है किसने खोजा था, जल्दी से आप लोग बताइए। उन्होंने क्या किया था, रबर पर रेशम का टुकड़ा रगड़ा था और क्या किया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक आ रहा है और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और m1 द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में बोलेंगे समानुपाती।
तो बताइए आप लोगों को पता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जल्दी से आप लोग बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर जल्दी से बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी आ रहा है और बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात है, ठीक है, जो m1 और m2 दो द्रव्यमान दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उनकी बीच के दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमसे क्या पूछा था? अनुक्रमानुपात, दैट इज की हमसे समानुपाती पूछा था। तो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बहुत ही सही आंसर होगा। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आएगा, निश्चित ही सही आंसर आया होगा। आइए यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जी का मान पूछा जाता है, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा? जी का मान पूछेगा। जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या होता है? लिखेंगे जी का मान यहां से पूछा जाता है, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर। क्या होता है? जल्दी बता दीजिए, न्यूटन पर के साथ क्या आ जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे जी। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है जी? ये किसका मान है? ये आपका जी का मान होता है। और ये क्या कहता है कि जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का अनुपाती और आपका द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर आप लोगों का आया था ऑप्शन नंबर आप लोगों का आया था बी आया था। अगले क्वेश्चन की बारी है कि निम्न में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? बताइए कौन ऐसा कंडीशन है जो कि हम कमरे में क्या कर सकते हैं? पानी को बॉयल कर सकते हैं। अत्यधिक दाब पर, निम्न दाब पर, उच्च दाब पर, या फिर आपका वायुमंडलीय दाब पर? बताइए आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है जी? क्या आपसे पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि किस कंडीशन में हम लोग जो कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हम पानी को उबाल सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जो दाब बढ़ाने से क्या होता है? दाब बढ़ाने से आपका क्या होता है? क्वथनांक जो होता है वो क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाने पर क्वथनांक आपका बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम दाब घटाएंगे हमारा क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। और क्वथनांक जितना घटेगा उसको पानी में उबाल, जिस चीज का क्वथनांक घटेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। कैसे निकालते हैं? प्रेशर बराबर क्या होता है? आपका फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? अगर हम लोग प्रेशर घटा देंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर हमारा जैसे घटेगा तो एरिया क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। और जब हमारा एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो हम क्या करेंगे? दाब को घटा देंगे। अगर हम लोअर प्रेशर कर देंगे तो क्या होगा? हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नीचे चलाएगा। और जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा तो आसानी के साथ उबल जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होगा? सी सही आंसर होगा। यही कारण है कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं तो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबल जाता है। क्या होता है? उस समय जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री से कम सेंटीग्रेड पर ही पानी आपका क्यों बॉयल होता है? क्यों? वहां के वायुमंडलीय दाब क्या है? घट गया है। तो दाब घटेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे दाब घटता है बॉइलिंग पॉइंट घटता है। इसके कारण क्या होता है? आपका जो पानी है पहाड़ों पर बहुत ही कम टेम्परेचर पर आपका बॉयल हो जाता है। ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों ने बी लगाया होगा, लोड प्रेशर पर, और बिल्कुल ही सही आंसर है। प्रेशर आपको घटाने के लिए क्या करना होगा? एरिया आपको बढ़ाना होगा। जैसे जैसे आपका एरिया आपका बढ़ेगा आपका जो प्रेशर है वो घटता चला जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर में नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? निर्जलीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जब आपको होता है तो उस समय आपको कौन सी समस्या होती है? आपको दो चीजों की समस्या होती है। पानी और नमक जो होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर जो होगा, उसकी आपको समस्या होती है। ऑप्शन में आप लोग सी मारेंगे। निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको?
डिहाइड्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? सबसे मुख्य जो इंपॉर्टेंट आपका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? आपका नमक होता है। नमक मुख्य रूप से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन के लिए जिम्मेदार है। तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन की समस्या होगी, आप लोग क्या करते हैं? नमक और पानी का आप लोग घोल तैयार करके पीते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया? ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी लगाया। बिल्कुल सही आंसर आया। अगर कैल्शियम फॉस्फेट की बात करो, ये कहां उपस्थित होता है? आपके बोन यानी कि हड्डी में उपस्थित होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। और इसी कैल्शियम फॉस्फेट के कारण आपका हड्डी जो होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है। और दांत भी आपका कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही मजबूत होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अब ये भी कोई क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बता देंगे कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। बात किया जाए अगर O2 का, O2 ही लिखते हो ना, यानी कि कितना परमाणु हो गया? 2 परमाणु हो गया। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने डी लगा दिया। बात किया जाए वातावरण उपस्थिति का, तो ये आपका 21% आपका 21% वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए, नाइट्रोजन का तो कितना होता है? 71%। नाइट्रोजन आपका कितना होगा? 71% होता है। क्लियर है जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आ भी रहा होगा, और ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक और 2 अपरूप। ठीक है। अगर अपरूप का भी अगर आपसे पूछेगा कि O2 के अपरूपों की बात करिए, तो O2 के जो अपरूप होते हैं O2 और O3, ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन के अपरूप है। क्या है? अपरूप। और अगर आपसे समस्थानिक, समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसे परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं, यानी परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे जी। 8 होता है। क्लियर है? अच्छा जी। तो O8 तो हर समय आएगा। O8 आपका हर समय आएगा। ये कितना होता है? 16, 17 और 18। और ये क्या है? ऑक्सीजन के तीनों क्या है? ऑक्सीजन के ये समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर लोगों का क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ रहा होगा डी आ रहा होगा कि 2 अपरूप होते हैं, 2 अपरूप होते हैं। अगर बात किया जाए जो O3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी O3 को हम लोग ओजोन बोलते हैं। ये जो अब ऑक्सीजन के 2 अपरूप आपने देखा, इसी में जो O3 होता है इसको ओजोन बोलता है। और जो O3 है सबसे ज्यादा वातावरण में उपस्थित होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों अपरूप में से जो O3 होगा सबसे ज्यादा पर्यावरण में उपस्थित है। अगर ओजोन परत की बात किया जाए, ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में स्थित होता है। क्लियर है हमारी बात? कई सारे हमने आपको पॉइंट्स बता दिए, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? आप लोगों को बताना है अष्टक नियम। अगर बात किया जाए अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने आपको क्या दिया? अष्टक नियम दिया। ठीक है। अष्टक नियम अगर आपसे पूछे जाएगा तो न्यूलैंड्स ने। अगर आपसे ट्राइड लॉ पूछेगा तो डोबेनेयर ने। ट्राइड लॉ किसने दिया? डोबेनेयर ने आपको क्या दिया? ट्राइड लॉ दिया। अब बताना है कि जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था संगीत के सुर सारे गामा पर आधारित था। पूछा जाता है कि संगीत के सुरों पर आधारित तत्व का वर्गीकरण किसने किया था, या फिर तत्व के जो वर्गीकरण संगीत के सुरों पर आधारित था उसका नाम क्या था? तो नाम होगा आपका अष्टक नियम, ऑक्टेट्स लॉ। और दिया किसने? तो वो दिया था आपका न्यूलैंड साहब ने दिया था। अब आपसे पूछा गया है कि जो अष्टक नियम था वो कहां तक लागू था। तो आपको पता है कि जो अष्टक नियम था वो कहां तक लागू था भैया? आपका बताइए जल्दी से। वो जो अष्टक नियम था वो 20 तक लागू था। कहां तक? 20 तक वो लागू था। और 20 तक जो लागू था वो तत्व कौन सा था? कैल्शियम था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक सही आंसर होगा। प्रथम तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। टोटल तत्वों की संख्या कितनी सी? 56। आपको पता ही है। टोटल तत्व कितना लिखना है? टोटल था भैया, टोटल आपको याद रखना है कि 56 था।
अंतिम पूछेगा कि अंतिम कौन सा था उस समय, तो अंतिम हम लोग को मारना है थोरियम का। फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट था हमका हाइड्रोजन। वैलिड कहां तक था, वैलिड पूछेगा तो कैल्शियम तक वैलिड था। क्लियर है जी, यही आपको पॉइंट याद रखना है। आपको कैल्शियम आप लोगों को आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को 1 लगाना है और जबरदस्त तरीके से 1 नंबर लेकर आना है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि एक यौगिक का अणुसूत्र आपको दे रखा है C2H6O। यौगिक का नाम आप लोगों को बताना है। बताइए यौगिक का नाम क्या है, ये तो डायरेक्ट आप लोगों को बता देना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं होना चाहिए दिक्कत। बताइए क्या आपसे पूछा है कि एक यौगिक का जो अणुसूत्र है क्या है, एक यौगिक का अणुसूत्र आपका C2H6O है। बताना है आप लोगों को कि यह किस प्रकार का यौगिक है। इथेनोइक अम्ल है, डाइथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर है, या फिर आपका आप लोगों का है इथेनॉल है। तो बता दीजिए जी क्या हो जाएगा। ये जो आपका C2H2 होता है यह क्या होता है, डाइमिथाइल भी होता है और डाई इथाइल भी होता है। तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी कि डाई इथाइल ईथर और एथेनॉल दोनों का दोनों। C2H6O जो होगा ये डाइमिथाइल ईथर भी हो सकता है या फिर आपका इथेनॉल भी हो सकता है। आपको पता है कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्यों ईथर हुआ ध्यान दीजिएगा। ईथर जो होता है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो CHO होता है। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का पूछा जाए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो होता है भैया CO होता है कि नहीं होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपका CO होता है। अब आइए अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा OH होगा तो वो एथेनॉल में आएगा यानी कि अल्कोहल में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए जो अगर दो सूत्रों का जो अगर अणुसूत्र समान हो पर उनका गुण अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग समअवयवता बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समअवयवता बोलते हैं। ठीक है जी। अगर बात किया जाए कि इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनोइक जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ऑप्शन नंबर आप लोगों का C आया था, बहुत ही सही आप लोगों का आंसर आया था। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि वस्तु को हम लोग अनंत और किसी अवतल के ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा जाए तो अपवर्तन के बाद आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यह आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु को हम लोग कहां रखते हैं, किसी वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं। आइए इसके लिए नया पेज लेते हैं, बताते हैं। आज इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात हुई थी, अवतल दर्पण बनाओ। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है कैसे होता है, बाहर से होता है। चलिए यहां पर एक हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन। देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा P है, क्या है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पर F आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C आएगा। उसके बाद ये इधर क्या है, आपका अनंत होता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है देखते जाइए। पहले तो हम लोग रखते हैं आप लोग अगर पोजीशन देखिएगा, पोजीशन अगर किसी वस्तु का निकलेगा तो मान लीजिए हमने कभी यहां पर रखा, ठीक है, इसको मान लो 1, यहां पर आएगा आपका 2, यहां पर आ जाएगा आपका 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6 और यहां पर आपका 7 नंबर, यही आपका बनेगा। चलिए आइए अब हम लोग रखेंगे तो देखो जैसे ही हम लोग 1 पर रखेंगे हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा 7 पर बनेगा। 1 का कहां बनेगा, 1 का 7 पर बनेगा। 2 पर रखेंगे तो 2 पर रखेंगे तो 6 पर बनेगा। चलिए अगर बात किया जाए जैसे हमने 3 पर रखा, 3 का जो प्रतिबिंब बनेगा आपका 3 पर ही बनेगा। आगे बढ़ते चले जाइए, जैसे ही हमने 4 पर रखा तो आपका 2 पर बन गया। ठीक है, जैसे ही हमने 5 पर रखा तो आपका कहां बन गया, 1 बन गया। चलिए जी अब क्या पूछा है आपसे, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा है, अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, यार यहां तो दर्पण का बात नहीं हो रहा था, यहां तो लेंस का बात हो रहा था, ये तो आपका गड़बड़ हो गया, ये तो आपका गड़बड़ हो गया, हम लोगों को लेंस की बात करनी थी। चलिए आइए हम लोग इसको छोड़ते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि यदि किसी वस्तु को अनंत और किसी अवतल दर्पण के ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट पर रखा जाता है तो अपवर्तन के प्रतिबिंब आपका कहां कैसा बनेगा, समान आकार के बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, हासित बनेगा या फिर आपका मैग्नीफाइड बनेगा।
जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमने अवतल दर्पण बनाया, चलो बना देते हैं ताकि आप लोगों का हो जाए क्लियर। ठीक है, यहां पर एक लाइन लेंगे, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ओ है। तो यहां पर जब हम किसी वस्तु को रखेंगे, यहां पर जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा हमेशा छोटा बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। तो देख लीजिए हमेशा छोटा किसमें था? हासिल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी आया, बहुत ही सही आप लोगों का आंसर आया। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा आंख का एक विकार है। बताना है आप लोगों को कि आंख का कौन सा एक विकार, दैट मींस की रोग है। तो देखिए जो पीलिया है यह हमारा लीवर से संबंधित है। किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। गठिया जो है यह हमारे जोड़ों से संबंधित है, यह हमारा शरीर के जोड़ से संबंधित है। साइनस क्या है? साइनस आपका जो है वो किसका बीमारी है? ब्रेन का बीमारी है। आइए निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही आंसर होगा। अब हम समझते हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कई बार आपको बताया है कि जो लिखा होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, दैट मींस कि वो एब्सेंट होता है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? दूर की वस्तु, दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी। क्लियर है? दूर की वस्तु दिखाई देगी। अब यहां देखिए दूर की वस्तु क्यों दिखाई देती है जान लीजिए। क्या होता है कि जो आपका फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है? घट जाता है। फोकस जो होता है, एफ जो होता है क्या हो जाता है? घट जाता है। और पावर वाला आपको फॉर्मूला पता होता है, 1/f होता है। तो जैसे ही आप फोकस दूरी बढ़ेगा, लेंस की जो क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, और इसी के कारण क्या होता है? आपको दूर की वस्तु दिखाई देने लगते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका दूरदृष्टि दोष में, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको निकट की दृष्टि दिखाई देती है। उसमें क्या होता है कि आपका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। फोकस दूरी जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लेंस की क्षमता आपकी घट जाएगी। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर क्या आया था? सी आया था, और सही सही आप लोगों के आंसर आए थे। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कैलोरी बोलते हैं, केशिका बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, या फिर कणिका बोलते हैं। बताइए आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा? जल्दी से बताएंगे आंसर। चलिए ठीक है जी, देखिए जो आपका रक्त को धमनी से सिरा तक जो सूक्ष्म नालिका ले आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग केशिकाएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या होगा? सी आपका सही आंसर होगा। अगर रक्त का बात किया जाए तो ये टोटल जो होता है मनुष्य के भार का लगभग 7% होता है। कितना परसेंट? 7%। अगर आपके पेट का अगर वो है ब्लड है तो वो आपका सही माना जाएगा। अगर बात किया जाए कि ब्लड का निर्माण कहां होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है आपका बोन मैरो में। बोन अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसके लिए बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। क्लियर है? टोटल कितना परसेंट? 7%। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। अच्छा ये पूछेगा कि रक्त बनने के लिए कौन सा चीज जिम्मेदार होता है, तो फाइब्रोजेनिन होना चाहिए। फाइब्रोजेनिन जो होता है उसके कारण आपका रक्त का थक्का बनता है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है लोगों का, और बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सार्वभौमिक सूचकों में यूनिवर्सल इंडिकेटर में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? अब ये क्वेश्चन है, चलिए देखिए। अगर बात किया जाए पीएच स्केल, तो पीएच स्केल की खोज सबसे पहले किया सोरेनसन ने। किसने किया? सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल की खोज की, और क्या कहा? अगर वो 7 से क्या आया है? कम आया है, तो क्या हो जाएगा? आपका एसिड है। और देखिए अगर बेस होगा तो ग्रेटर देन क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा?
ग्रेटर देन आपका 7 होगा। क्लियर है? अच्छा देखिए हमसे क्या बोला है, 4 से लेकर 5, तो 4 से 5 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा भैया अम्ल है। अब देखिए प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, इस बात में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखिए अम्ल क्या होगा, ये आपका दुर्बल अम्ल की श्रेणी में है। क्यों आएगा कि जैसे ही हम देखो ये पीएच स्केल पर ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 या फिर 7 होता है, तो इस 7 के जितना हम इधर बाएं तरफ जाते जाएंगे, लेफ्ट से राइट चले जाएंगे, अम्लीयता हमारी क्या हो जाती है, घटती जाती है, और क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो जैसे ही जो हमारा 5 है किसके नजदीक है, 7 के नजदीक है, और देखो 1 के नजदीक जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बहुत ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए हमारा जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सहयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए 72 कोष से पहले का इलेक्ट्रॉन गलत बात है, पहला कोष, दूसरा कोष। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आएगा, 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा यहां से अगर कोष पूछेगा कि कोष क्या होता है, तो कोष क्या होता है हमारा KLMN, यही होता है ना भैया, यही होता है कि इससे ज्यादा होता है। अगर ऑर्बिट पूछे जाएगा तो क्या होता है, SPDF, कक्षा SPDF, और कोष हमारा KLMN होता है। और हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग 2n² से निकालते हैं। क्लियर है जी? चलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आया होगा और बिल्कुल ही सही आंसर आया होगा। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल, जिसका उपयोग हम लोग करके जनरेटर से टरबाइन निकालते हैं, बिजली पैदा कर जी सकती है। बताइए क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो हमारा मैग्मा मौजूद है, जो चट्टान मौजूद है, तो उस चट्टान के कारण जो होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर है जो गर्म होता है, उसका उपयोग करके हम जनरेटर से क्या करते हैं, टरबाइन से बिजली पैदा कर सकते हैं। किसके कारण, बर्फ में बदल जाता है, ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर होता है। जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं आपका ताप और दाब बढ़ने लगता है, और प्रत्येक 32 मीटर पर, ठीक है, प्रत्येक 32 मीटर जाने पर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, आपका जैसे पृथ्वी के आप 32 मीटर अंदर जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ताप और दाब जो है वो बढ़ जाता है। तो हाई दाब पर भाप जो होता है क्या हो जाता है, बदल जाता है, और इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त तरीके से आप लोग का आया होगा, निश्चित तौर से सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गड़गड़ाहट की आवाज डैश के कारण होती है। गड़गड़ाहट की जो आवाज होती है वो किसके कारण होती है, भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेजी से गुजरती है, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों के क्रमिक परावर्तन, बादल से गुजरते सुपरसोनिक विमान, और एक बहुत बड़े बादल से ध्वनि का एक बार परावर्तन। बताइए गड़गड़ाहट आपका किसके कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए। चलिए यह हमारा क्या है, गड़गड़ाहट की जो आवाज होती है वो कब होती है, इस चीज को समझिएगा। और एक चीज देखिएगा, जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है वो एक कांस्टेंट नहीं होती, खट 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 करके होता है। क्यों होता है, ध्यान से, क्या होता है, जो कोई भी आवाज होता है वो प्रेशर के डिफरेंस के कारण, ठीक है, वो किसके डिफरेंस के कारण होता है, दबाव के अंतर के कारण कोई भी जो आवाज होती है वो उत्पन्न होती है। चाहे हम बोल पा रहे हैं तो देखिए जो आवाज उत्पन्न हो रहा है वो दबाव के अंतर के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण ये अपना आवाज पैदा होता है। पर देखिए हम यहां से बोल रहे हैं, यहां पर कोई आपका दूसरा मीडियम नहीं है, तो ये स्मूथ आपको साउंड लग रहा है। लेकिन जब लेयर बाय लेयर इसमें कोई हम लेयर ला देंगे,
फिर जब हम बोलेंगे तो खटखट करके आवाज आएगा। दैट मीन्स क्या कि जो लेयर बाय लेयर जो आपका ध्वनि है उसको क्या हो जाता है, तोड़ा जाता है, उसकी वेवलेंथ को, आवृत्ति को क्या होता है, तोड़ा जाता है। और जब वो टूटेगा फिर क्या होगा, उसको गरगराहट बोला जाता है। तो यही होगा कि ध्वनि के बादल जो है भूमि पर जैसे जैसे वो आता है वो क्या होता है, कई परावर्तक सतह, कई परावर्तक सतह, जैसे उसको लेयर बाय लेयर आपका डस्ट पार्टिकल है, आपको पता है कि वातावरण के धूल का अनुपस्थित है, फिर जलवाष्प है, इन सब जब वो टकराएगा तो क्या होगा, उसका जो आवृत्ति है उसमें क्या होगा, टूट फूट होगा, उसके कारण आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल सही आंसर है कि ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतह होती है जिसके कारण उसमें क्या होता है, सीरियल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण आपको आपका गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। देखिए, रेलवे 72 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने आ चुका है। इस बुक की खासियत की बात करोगे, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, अलावा 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होने वाला है। निश्चित तौर से आप लोग इस बुक को परचेज करिए, अपनी तैयारी को नई दिशा और दशा देने का काम करिए। देखिए, स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर हमारा एक फाउंडेशन बैच रेलवे धाम पटना के द्वारा लाया जा रहा है। जिस फाउंडेशन बैच की बात करोगे, ये आपका पहली बात, ये लाइव आपका बैच है। कौन सा बैच है आपका, लाइव क्लास इसमें आपको मिलेगा। दूसरा क्या हो गया कि इसमें आपको कौन कौन सा चीज आपको दिया जाएगा, तो याद रखिएगा फाउंडेशन बैच जो होगा ये आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और जनरल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस इंजीनियरिंग और आपका ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट पैकेज होने वाला है। साथ ही साथ ये आपका लाइव सेशन है। निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में इन्वॉल्व होइए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए। और इस सेशन में आपको आने के लिए कहा ना होगा, स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आप लोग को आना होगा। स्कोर प्लस एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको स्कोर प्लस एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? आपको दूसरे शब्दों में यह बताना है कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो अंडे नहीं देता है। बताइए, गोरैया, कोयल, कबूतर या फिर तोता? बताओ भैया, जो कौन सा ऐसा प्राणी है जो कि आपका क्या होता है, जो आपका ये जो है अपना अंडा नहीं देता है? तो गोरैया तो देता है, ये तो हो जाएगा। कबूतर भी आपका अंडा ही देता है, बात सही है। तोता भी अंडा देता है। कोयल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोयल जो हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयल जो है अपना घोंसला भी नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए कोयल किस में आता है, तो ये पक्षी वर्ग में आता है। किस में आता है, पक्षी वर्ग में। और पक्षी वर्ग जो होता है ज्यादातर अंडा नहीं देता है। क्लियर है, पक्षी वर्ग जो होता है ज्यादातर अंडा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आया, बी आया, और बी आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात किया जाए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों का जो अध्ययन होगा, पक्षी का जो अध्ययन होता है इसको हम लोग अनिर्थोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिर्थोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनिर्थोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आया और बिल्कुल ही सही आंसर आप लोगों का आया था। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करो। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए को गति से रोकेगा? पैड और रिम के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, अच्छा जी, पैड और रिम के बीच का घर्षण, ब्रेक पैड गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है और गति रोक देता है। पैड और रिम के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स से रिलेटेड सवाल है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए जो पैड होता है ना, ब्रेक पैड जो होता है और रिम जो होता है, दोनों में क्या होता है, घर्षण प्लेट लगा होता है। तो जैसे ही हम ब्रेक पैड को दबाते हैं, जो रिम पर घर्षण प्लेट लगा होता है, फ्रिक्शन प्लेट लगा हुआ है, ये क्या करता है, घर्षण पैदा करता है। और उस फ्रिक्शन पैदा होने के कारण आपका रिम रुक जाता है। रिम रुकेगा, रिम से आपका क्या है, टायर कनेक्टेड है, टायर रुकेगा, टायर से आपका पूरा जो है मोशन मैकेनिज्म होता है गाड़ी का, वो कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार आपकी गाड़ी रुक जाती है। किसके कारण रुकती है, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। रिम और पैड, ब्रेक पैड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण आपकी गाड़ी रुकती है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा,
पैड और रिम के बीच का जो घर्षण है वही आपका गाड़ी को रोकने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। और ये जो आपका रिएक्शन है वो किस चीज पर आधारित है, न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर ये आपका जो ये जो आपका घर्षण का सिद्धांत है आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, मॉर्फिन, कैफीन, निकोटीन, हशीश। अगर बात किया जाए जो आपका मॉर्फिन है ये किसे मौजूद होता है, अफीम में मौजूद होता है। जो भी लोग अफीम का सेवन करते हैं वो किस चीज को खाते हैं, मॉर्फिन को खाते हैं। कैफीन किसे पाया जाता है, आपका कॉफी में ही पाया जाता है और आपका चाय में भी कभी कभी पाया जाता है। निकोटीन किसे पाया जाता है, तंबाकू में। तंबाकू में क्या पाया था, आपका निकोटीन पाया था। पूछा किस के बारे में था, हमसे पूछा गया था तंबाकू के बारे में। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि निकोटीन जो होता है वो आपका तंबाकू में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी आया और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आप लोगों का सही और सही आंसर आया था। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर जो होता है मलेरिया से फैलता है, माइकल एस ब्राउन, होमी जहांगीर भाभा, आइजक न्यूटन या फिर रोनाल्ड रॉस। चलिए अगर बात किया जाए होमी जहांगीर भाभा का, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है भैया, होमा जहांगीर भाभा। आगे देखिए अगर बात किया जाए आइजक न्यूटन का आपको पता है कि 3 लॉ आया। रोनाल्ड रॉस आपका सही आंसर हो जाएगा कि मच्छर जो होता है वो मच्छर के कारण आपका क्या होता है, ये मलेरिया होता है। रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। पूछा था कि मच्छर किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण जो होता है ये आपका मच्छर काटने के कारण रोग होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आएगा, रोनाल्ड रॉस, और सही आप लोगों का आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करो। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने के बाद चांदी की जो वस्तु हो जाती है वो डैश के कारण क्या हो जाती है, काली हो जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए जब सिल्वर का Ag2 का हम लोग क्या करते हैं, सल्फर के साथ अभिक्रिया होता है खुले में रखने पर, तो क्या बना लेता है, Ag2S बनाता है। ठीक है, और इसी के कारण जो सिल्वर का कलर हो जाता है वो क्या होता है, ब्लैक, यानी कि काला हो जाता है। देख लीजिए Ag2S। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या रहा होगा, डी आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, Ag2S। ठीक है, जब आपका सिल्वर जो है सल्फर के साथ खुले में आप छोड़ेंगे तो वातावरण में उपस्थित जो खुले में सल्फर है उससे आपका संयोग करके Ags बनाता है, और इसके कारण क्या होता है, ये आपका इसका रंग जो होता है वो काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आया है, और ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। चांदी की परमाणु संख्या कितनी होती है, अगर Ag का परमाणु संख्या कहीं पूछेगा तो कितना होता है, Ag का होता है 47। ठीक है, किस ब्लॉक का तत्व है, तो 11 ब्लॉक का ये तत्व होता है। क्लियर है जी। ऑप्शन नंबर कितना आया है, ऑप्शन नंबर डी आया है, और सही आप लोगों का आंसर आया है। जो चांदी होता है सबसे अच्छा क्या होता है, विद्युत का सुचालक माना जाता है। चांदी जो होगा वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध जो होगा वो उच्च है, 80 ओम, 100 ओम, 60 ओम। बताइए किसका हो जाएगा, सभी का प्रतिरोध क्या है, समान है। बताइए किसका प्रतिरोध उच्च है, हाई रेसिस्टेंस किसका होगा, आप लोगों को यहां पर बताना है। चलिए बताइए। देखिए अमीटर का जो प्रतिरोध है, आदर्श अगर अमीटर है, अगर वो आइडियल अमीटर है तो उसका जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर वो वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर है,
आदर्श अगर वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में जो होता है प्रतिरोध होता है अनंत होता है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही है। आगे आइए, किसका आपका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। तो आर भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आपका होता है आई आर। हमको निकालना क्या है, आर का मान निकालना है। तो आर जो होगा क्या होगा, भी बाई आई। तो जैसे ही धारा का मान कम होगा हमारा प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी लोगों का आ रहा होगा और ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, करंट मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज हम लोग मापते हैं। क्लियर है हमारी बात यहां तक। चलिए चलिए, ओम किसका मात्रक होता है, ओम जो होता है आपका रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी आया आप लोगों का और बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करो। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, आर पार, श्रेणी या फिर आपका एक होता है समांतर। देखिए, दो प्रतिरोध, दो हम लोग क्या बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, और एक बनाते हैं हम लोग इस वाला। देखिए, ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 लिखो, इसका 2 लिखो, इसका 3 लिखो, इसका 4 लिखो। तो देखिए, जब इंड टू इंड पॉइंट जुड़ता है, जब आपका पहले का इंड पॉइंट और पहले का इंड पॉइंट और फर्स्ट का क्या जुटे, स्टार्टिंग पॉइंट, इंड पॉइंट, इंड और ये क्या है स्टार्टिंग। तो जब ये जुड़ेगा, फर्स्ट का इंड और पहले का फर्स्ट का आपका इंड जुड़ेगा और सेकंड का स्टार्टिंग जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा आपका, सीरीज बनाएगा। क्या बनाएगा, सीरीज बनाएगा। अच्छा, कोई एक ऐसा कंडीशन हो जाए, कोई ऐसा कंडीशन हो जाए, देखिए कोई ऐसा कंडीशन हो जाए, कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए कि देखिए, जो इतना जो इंड पॉइंट है एक साथ जुड़ा हो और सेम कि सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जुड़ा हो और सबका एंड पॉइंट अलग अलग जुड़ा हो, तो वो क्या बनाएगा आपका, वो बनाएगा आपका समांतर बनाएगा। तो क्या बोला, एक समान दो बिंदुओं को बीच जो रहता है, तो एक समान क्या है, जब हम लोग दो बिंदु एक समान है, यानी कि अगर इंड को हमने इंड के साथ जोड़ा है या फिर स्टार्टिंग को स्टार्टिंग के साथ जोड़ा है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका पैरेलल बनाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे, डी मारेंगे और बिल्कुल ही सही आप लोग आंसर मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो सर्किट में अगर वायर जोड़ना है, तो पहले वायर का एंड पॉइंट, ठीक है, और सेकंड वायर का अगर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों को अगर हमने जोड़ा है, एंड प्लस स्टार्टिंग को जोड़ते हैं तो वो हमारा होता है सीरीज में, और एंड को एंड के साथ जोड़ेंगे, स्टार्टिंग को स्टार्टिंग के साथ जोड़ेंगे तो वो होता है आपका पैरेलल। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो सीरीज में होता है आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस RN हो जाएगा, ठीक है, जितना होगा। और अगर पैरेलल का बात किया जाए तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/RN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/RN होता है। क्लियर है, चलिए ये होता है आपका इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आप लोगों का, डी आएगा, और ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल ही सही आंसर होता है। अगर बात किया जाए कि समांतर क्रम जो है, जो पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, जो आपका विभवांतर होता है वो समान होता है, लेकिन जो होता है पैरेलल में क्या होता है, जो धारा होता है वो भिन्न भिन्न होता है, और सीरीज में आपका जो करंट जो धारा है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अगर वो सीरीज होगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर आपका अलग अलग होता है, और यही आपका उलट जाता है। अगर वो समांतर क्रम आ गया तो समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है और आपका धारा का मान जो होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आया,
डी आया, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आया था। अगले क्वेश्चन में आओ, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य के जो अवशेष हैं, अगर बात किया जाए आधुनिक मनुष्य का जो अवशेष है, कहां जाके आप लोग देख सकते हो? अपना अवशेष आप लोग को देखना है तो आप लोग को जाना पड़ेगा, नैरोबी जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? नैरोबी जाना पड़ेगा। और नैरोबी है कहां भैया? तो ये आपका केन्या देश में है। क्या है? केन्या देश में नैरोबी जगह है, वहां पर जाके आप अपने पूर्वजों के अवशेषों को देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन उसका नाम क्या है? होमोसेपियंस नाम है। क्या है? और होमोसेपियंस की खोज जो हुई है वो केन्या नैरोबी से हुई है। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, और बिल्कुल ही सही आप लोग आंसर लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त तरीके से आप लोगों का सही आंसर है। आम का पूछा जाएगा तो मैंजीफेरा इंडिका। अगर सेब का पूछा जाएगा मेलस डोमेस्टिका होता है। गेहूं का पूछा जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर चावल का पूछा जाएगा ओराइजा सटाइवा। अगर मक्का का पूछा जाएगा तो जिया मेज। क्लियर है? इन सब चीजों को आप लोग लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आया, होमोसेपियंस, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन की जो ऊर्जा है वो किसमें मापा जाता है? कैलोरी में, मीटर में, किलोग्राम में, किलोवाट में। देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग एक लगाएंगे। एनर्जी का जो मात्रक होता है क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आया? ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए आया, और बिल्कुल ही सही आप लोगों का आंसर आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आया है, और ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक बिल्कुल ही सही आंसर है कि भोजन की जो ऊर्जा है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कैलोरी, और भोजन को कैलोरी में मापा जाता है। और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। अगर किलोग्राम बात किया जाए तो ये आपका किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। चलिए अगर बात किया जाए किलोवाट जो है ये पावर का यूनिट होता है। ठीक है जी, किलोवाट किसका यूनिट होगा? पावर का यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर क्या आया? एक आया, सही आंसर आया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किस तत्व को एका बोरॉन के नाम से जाना जाता है? एका बोरॉन को किसके नाम से जाना जाता है? देखिए जब अष्टक नियम की खोज हुई, अष्टक नियम में कुछ ऐसे तत्व थे जिनके बारे में क्या किया गया? उसका स्थान जो था खाली छोड़ दिया गया और उसको एका नाम दिया गया। ठीक है, जैसे आपका एका बोरॉन हो गया, एका सिलिकॉन हो गया, ये सब उसका नाम दिया गया था। तो बात किया जाए जो एका बोरॉन, ठीक है, अगर एका बोरॉन को एक था आपका एका, एका क्या था? ये आपका सफिक्स था, सॉरी प्रीफिक्स था। एका क्या था? हमारा प्रीफिक्स था। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी के नाम से पहले लगा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो किसी के नाम के बाद फिक्स किया जाता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो एका जो था क्या था? सफिक्स था। तो एका बोरॉन, एक था हमारा एका बोरॉन। ठीक है, चलिए एका बोरॉन को क्या कहा गया? एका बोरॉन को एल्युमिनियम कहा गया। क्या कहा गया? एका बोरॉन जो था उसको कहा गया भैया स्कैंडियम। एका बोरॉन को स्कैंडियम कहा गया। एका बोरॉन को स्कैंडियम कहा गया। और ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर आप लोग सी मारेंगे, और बिल्कुल ही आप लोग सही आंसर लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, एका बोरॉन को आपका कहा गया स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम भी था, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। तो एका एल्युमिनियम को क्या कहा गया? गैलियम कहा गया, और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया। ठीक है, लिख लीजिए एका एल्युमिनियम को, एका एल्युमिनियम को एका एल्युमिनियम को क्या कहा गया भैया? एका एल्युमिनियम को गैलियम कहा गया। ठीक है, एका एल्युमिनियम को गैलियम कहा गया, और एका सिलिकॉन को एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया। क्या कहा गया? जर्मेनियम। क्लियर है? ऑप्शन नंबर लोगों का क्या है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आया होगा, और बिल्कुल ही सही आंसर होगा। एका सिलिकॉन को कहा क्या गया? जर्मेनियम। एका एल्युमिनियम को क्या कहा गया? गैलियम कहा गया था। एका मैग्नीज नाम का भी एक तत्व था जिसको टेक्नीशियम कहा गया। एका मैग्नीज को टेक्नीशियम कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या आया था? सी आया था, सही आप लोगों का आंसर आया था। डैश विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगर बात किया जाए विटामिन ए, विट ए, अगर विटामिन ए है इसका प्रमुख स्रोत होता है आपका गाजर। ठीक है,
चलिए, अगर विटामिन बी का बात किया जाए तो कभी सारी चीजों में पाई जाती है। अगर विटामिन सी की बात किया जाए कि विटामिन सी जो है, विटामिन सी ये आपका खट्टे फलों में, किसमें? खट्टे फलों, खट्टे फल में। अगर विटामिन डी पूछा जाएगा, विटामिन डी, तो याद रखेंगे सनलाइट हो गया, सनलाइट के अलावा आपका मछली का जो तेल होता है उसमें भी आपका विटामिन डी पाया जाता है। चलिए, हमसे पूछा है विटामिन सी के बारे में, खट्टा फल जैसे आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सबों में क्या पाया जाता है? नींबू हो गया, इन सब में आपका विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी मारेंगे, नींबू, और बिल्कुल सही आंसर मारेंगे। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का नाम क्या होता है? आपका थायमीन होता है। विटामिन बी2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लाविन होता है। विटामिन बी9 का नाम क्या होता है? फोलिक अम्ल आपका होता है। क्लियर है जी? अगर बात किया जाए विटामिन डी, आपका सी का एस्कार्बिक एसिड होता है। अगर विटामिन डी की बात किया जाए कैल्सीफेरॉल होता है। आपका विटामिन ई का बात किया जाए तो क्या होता है? विटामिन ई का होता है फिलोक्विनिन। अगर आपका विटामिन के का बात किया जाए तो टेकोफेरॉल। क्लियर है जी? अगर बात किया जाए विटामिन ई जो होता है वो जनन शक्ति में बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन ई की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो अंकुरित अनाज में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है जी? और विटामिन क्या होता है? विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर क्या था? सी आप लोगों का सही आंसर था। तो ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो आप इस वीडियोज को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में निश्चित तौर से शेयर करें। दोस्तों, रेलवे धाम पटना के द्वारा आप लोगों के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर इस बुक की खासियत की बात किया जाए, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज और लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। निश्चित तौर से आप लोग इस बुक को परचेज करेंगे, अपनी तैयारी को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। रेलवे धाम पटना के द्वारा डेली आप लोगों के लिए 4 लाइव सेशन लाया जा रहा है, जिसमें आपका सवेरे 7 बजे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पीकेएसआई सर के द्वारा, 8 बजे आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित आईटीआई का जितना भी ट्रेड है उन सभी ट्रेड का आपका हमारे द्वारा आप लोगों को सेशन दिया जा रहा है। उसके क्लास के तुरंत बाद 9:30 बजे से आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्लास एसआर मैम और एम कुमार सर के द्वारा आपको दिया जा रहा है। और शाम 6:30 बजे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन पीकेएसआई सर और हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सब का सब सेशन आपका रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली का डेली लाइव सेशन आप लोग के लिए अवेलेबल है। इसका प्लेलिस्ट पर बना हुआ है, इसके पीछे वीडियो को आप लोग वहां से जाकर देख भी सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।